हम लोग बाउंड चार्ज डेंसिटी और फ्री चार्ज डेंसिटी इसकी बातें कर रहे थे। जो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे जो चार्ज बनता है, चार्ज का ट्रांसपोर्ट होता है, उनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि वो किसी एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ बंधे नहीं होते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स में हर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी न किसी के साथ बंधा होता है, एक्सेप्ट फॉर थर्मल फ्लक्चुएशंस, क्योंकि सभी की एनर्जी बराबर नहीं होती है। तो थर्मल फ्लक्चुएशंस के कारण कहीं कहीं से वो टूटते भी होंगे और फ्री होते भी होंगे, इसीलिए कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी भी होती है। कैसा भी डाइलेक्ट्रिक हो, कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी ज़रूर होती है। तो हम बहुत अच्छा इंसुलेटर है, बहुत ख़राब इंसुलेटर है, ये सब बातें करते हैं, तो वो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मिलेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बंधे हुए हैं, तो वो बाउंड हैं। और उनके कारण से कोई चार्ज आ रहा है मटेरियल के ऊपर, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के कारण से, तो उसको हम लोग बाउंड चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और हम लोगों ने दो एक्सप्रेशंस निकाले थे, एक बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए और वो हमने निकाला सिग्मा बी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाउंड, और ये हमने कहा पी डॉट एन कैप। क्या है ये मटेरियल है और उसके सरफेस पर हम देख रहे हैं, तो सरफेस पर कहीं अगर देखते हैं तो उससे वहाँ से आउटवर्ड नॉर्मल और उसकी तरफ यूनिट वेक्टर, वो ये एन कैप है। और इसमें जो पोलराइजेशन है, जो भी जिस भी दिशा में पोलराइजेशन है, तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन इस पॉइंट पर, जस्ट सरफेस के अंदर इस पॉइंट पर जो पोलराइजेशन है वो पी है। और इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल करके आती है। और दूसरा हम लोगों ने लिखा बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसको रो बी लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाउंड, और ये हमने लिखा माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी। तो अब अंदर में, इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर में अगर हमारा कोई पॉइंट है तो वहाँ पे हम देखते हैं उसके आसपास जो पी है, उस पी में अगर ऐसा वेरिएशन है कि उसका डाइवर्जेंस लेने से वो डाइवर्जेंस आता है, नॉन ज़ीरो डाइवर्जेंस आता है, तब फिर वहाँ पे अंदर में भी इसमें चार्ज डेंसिटी अपीयर करेगी बाउंड चार्जेस के कारण से, और वो चार्ज डेंसिटी इस तरह से दी जाएगी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं बाउंड चार्जेस के लिए, जो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे और इसके इंटीरियर में आ सकते हैं अगर वो पोलराइज हो जाए, अगर उसमें ये पोलराइजेशन वेक्टर आ जाए। तो पहले हम लोग एक सवाल हल करते हैं, और उसमें हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर लेते हैं, यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। तो यानी जो हमारा एक डाइलेक्ट्रिक का स्फीयर है और उस स्फीयर में पोलराइजेशन है, और वो पोलराइजेशन सभी जगह एक जैसा है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर कहेंगे। अगर हमारा ये स्फीयर है, कुछ रेडियस है उसका, मान लो कैपिटल आर रेडियस है, और इसमें सब जगह एक ही जितना पोलराइजेशन है, एक ही दिशा में है, और वो पोलराइजेशन P है या P नॉट है, तो मान लीजिए उसको हम कहें P इक्वल टू P एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड दिस मटीरियल इज इक्वल टू P नॉट, और किस दिशा में, किसी एक दिशा में, के कैप। तो उसके कारण से, सिर्फ उस पोलराइज्ड स्फीयर के कारण से, वो कैसे पोलराइज हो गया, उसकी किस फील्ड ने उसको पोलराइज किया, वो उस फील्ड की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो इस पोलराइज्ड स्फीयर के कारण से फील्ड है, ये पोलराइजेशन हुआ कैसे, वो भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड शायद रहा हो,
जो कि जिसने इसको पोलराइज किया है उसकी चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन इसके पोलराइज्ड हो जाने के कारण से इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया है उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में क्या देखेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो होगी नहीं, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो होगी नहीं, क्योंकि जब यूनिफॉर्म है तो डाइवर्जेंस उसका जब लेंगे और आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट वगैरह वगैरह तो वो ज़ीरो आना है। तो अंदर तो कुछ है नहीं, जो भी चार्ज है वो उसके सरफेस पर है। और सरफेस पे कितना चार्ज है, सरफेस पर जो चार्ज है सिग्मा बी वो है P डॉट एन कैप, P का मतलब हो गया P नॉट K कैप और डॉट एन कैप, और ये P हो जाएगा यहाँ पे, तो ये एन कैप हो गया, एन कैप, ये एन कैप है और ये P वेक्टर है K कैप के डायरेक्शन में, राइट, P नॉट K कैप, ये P वेक्टर है, तो ये हमने P वेक्टर बनाया, ये Z एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, और जो सेंटर से रेडियस बनाते हुए यहाँ से बढ़ाएंगे वो हमारा नॉर्मल होगा। आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा लेना है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर की तरफ वाला नॉर्मल नहीं लेना है, डाइलेक्ट्रिक से बाहर एम्प्टी स्पेस जिधर है उधर वाला नॉर्मल हमें लेना है, तो वो ये। और ये जो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर देखेंगे हम तो बनेगा वो P नॉट कॉस थीटा, यूनिट वेक्टर ये भी है, यूनिट वेक्टर ये भी है, और इसलिए 1 1 इंटू कॉस थीटा, और ये थीटा वही है जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम यूज़ करते हैं। Z एक्सिस से जो एंगल है, Z एक्सिस से जो एंगल है वो हमारा कॉस थीटा है। यहाँ पे अगर हम आए हैं तो ये Z एक्सिस से ये एंगल है, ये थीटा है। सिग्मा बी इक्वल टू P नॉट कॉस थीटा, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, थीटा बराबर 0 से शुरू कीजिए, थीटा बराबर 0 तो कॉस थीटा बराबर 1, सिग्मा बी बराबर P नॉट, और जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये घटता जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 1 से घटता जाएगा, पाई बाई 2 पर आकर 0 हो जाएगा, और पाई बाई 2 से भी आगे जब बढ़ जाएंगे इधर की तरफ अपने एलिमेंट्स लेंगे तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, और थीटा बराबर जब पाई लेंगे तो माइनस P नॉट, ये मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड बनेगा। तो यानी यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ, इधर आए तो थोड़ा घटी, यहाँ आए तो और घटी, और फिर यहाँ आए तो 0 हो गई, फिर नेगेटिव हो गई, फिर नेगेटिव में उसके मैग्नीट्यूड बढ़े, और फिर यहाँ आते आते काफ़ी सारा मैग्नीट्यूड बना। और ये जो चार्जेस अपीयर किए हैं उनके कारण से फील्ड पैदा होगा। फील्ड अंत में चार्ज से ही पैदा होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो या तो चार्जों से पैदा होता है और नहीं तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होता है। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं तो कुछ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की कोई चर्चा नहीं है, तो अभी चार्जेस ही करेंगे, वो मेटल पर हों, डाइलेक्ट्रिक पर हों, जैसे भी हों। अब हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल गया, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से क्या फील्ड होता है वो हमें लिखना है। और पता है आपको, ये तो आप हल कर चुके हैं पहले, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अंदर का फील्ड तो निकाल ही चुके हैं, बाहर का भी निकाल चुके हैं शायद हम लोग। तो कैसा फील्ड होता है, जो अंदर का फील्ड है हमने निकाला था सिग्मा नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा, और नेगेटिव z डायरेक्शन में तो माइनस यहाँ k कैप यहाँ, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसलिए जो अंदर में, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इनसाइड, वो है P नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट विद है माइनस साइन k कैप। यानी फिर से इसको मैं ड्रॉ कर दूं केवल फील्ड दिखाने के लिए अलग से। ये अगर हमारा स्फीयर है तो जो फील्ड है वो ऐसे ऐसे है, इस डायरेक्शन में ऐसा। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, हर जगह एक जैसा है, कहीं भी देखें तो एक जितना है।
तो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइन हमें दिखानी चाहिए अपने 2 डायमेंशनल डायग्राम पे। यहाँ पे ये सब पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस से चल करके नेगेटिव चार्जेस पर हमारी लाइंस ख़त्म हो रही हैं, और पूरे में अंदर में जो फील्ड है वो एक यूनिफॉर्म फील्ड है इस पूरे के अंदर में। बाहर का क्या होगा? तो बाहर का भी आपको याद होगा कि ये जो सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट कॉस थीटा है, ये हमने ये भी एक दफ़ा किया था, एक प्रश्न किया था, हल किया था। ये कैसे लाया जा सकता है, उसका एक तरीका ये है कि आप एक रो प्लस रो नॉट इतनी डेंसिटी का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सारे पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव, अंदर तक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव स्फीयर हो गया ये। और ऐसा ही नेगेटिव स्फीयर बनाइए जिसमें कि माइनस रो नॉट लीजिए और उस स्फीयर को इस स्फीयर के साथ कंप्लीट ओवरलैप करा दीजिए। हर जगह जीरो, कहीं कोई चार्ज नहीं। और फिर उसको हल्के से शिफ्ट कर दीजिए नीचे, इस वाले नेगेटिव स्फीयर को हल्के से नीचे शिफ्ट कर दीजिए, डी सेपरेशन, छोटा सा सेपरेशन डी। तो जो अब नीचे शिफ्ट हो गया, तो अब ये पूरा इस तरीके का बन जाएगा। ये इस तरह का बन जाएगा, ये ऐसा, इस तरह से उसको शिफ्ट कर दीजिए। ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव जो है यहाँ, ये पॉजिटिव जो है यहाँ तक ये पॉजिटिव है, ये सारा पॉजिटिव यहाँ पर है, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप है, और नेगेटिव यहाँ से शुरू हो करके और यहाँ तक जा रहा है, तो ये सब नेगेटिव है। ये डी डिस्टेंस अगर हमने नेगेटिव वाले को शिफ्ट कर दिया है, ऐसे नीचे शिफ्ट कर दिया है डी डिस्टेंस, तो इस तरह का पिक्चर बनता है। और यहाँ आप देख रहे हैं, और चूंकि ये डी बहुत छोटा है, तो अब जो भी चार्ज दिख रहा है वो सरफेस है, इसको भी हम सरफेस कहेंगे, ये सब सरफेस है, ये इंटीरियर है। तो इंटीरियर में चार्ज जीरो हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बराबर है, विपरीत है, तो अंदर का चार्ज डेंसिटी नेट ज़ीरो हो गई। और सरफेस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इतना मोटा है ये पूरा डी है ये, तो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ ये पूरा नेगेटिव चार्ज है और ये मोटा सा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। यहाँ अगर देखते हैं तो ये थिकनेस जो है यहाँ पे, ये थिकनेस जो है वो कम है, ये थिकनेस यहाँ पे घटती जा रही है, यहाँ पे और घटती जा रही है। तो यहाँ अगर आपको ये सोचिए कि कितनी दूर में नेगेटिव चार्ज है, तो थोड़ी सी दूर के अंदर में है। यहाँ सोचिए कि कितनी दूर में है, तो ज़्यादा दूर के अंदर में है। तो हम लोगों ने उस समय चर्चा की थी कि जब सारा कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वही मिल जाएगा, सिग्मा नॉट कॉस थीटा। थीटा बराबर 0, कॉस थीटा 1, मैक्सिमम पॉजिटिव यहाँ पे। थीटा इज पाई बाई 2, 0, यहाँ पे 0, यहाँ कुछ नहीं है, और थीटा बराबर पाई, कॉस थीटा इज -1, माइनस सिग्मा नॉट, यहाँ पे फिर माइनस सिग्मा नॉट है। पूरा वेरिएशन ऐसा है। और ये सिग्मा नॉट क्या है? ये सिग्मा नॉट है ये रो नॉट इंटू डी, ऐसा। तो आप के पास अगर ये सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा जैसा कुछ है, तो उसको आप दो स्फीयर्स के रूप में लिख सकते हैं। और पहले स्फीयर को आप इससे बताएंगे, दूसरे स्फीयर को आप इससे बताएंगे। जो टोटल चार्ज होगा Q और माइनस Q, वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो नॉट। इतने चार्ज का स्फीयर पॉजिटिव बनाइए, इतने चार्ज का स्फीयर नेगेटिव बनाइए, और उसके बाद उसको आप शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बनता है। तो वही चीज़ वहाँ है, जो सिग्मा नॉट है वही पी नॉट है, बाकी तो सब कुछ ऐसा ही है। तो अगर इसमें बाहर के लिए फील्ड हम देखते हैं, तो बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो उसको उसके सेंटर के ऊपर माना जा सकता है। तो दोनों स्फीयर्स को अगर आप उसके सेंटर्स पर मान लेते हैं, तो एक पॉजिटिव यहाँ पे, प्लस Q यहाँ पे, और फिर माइनस Q यहाँ पे, डी डिस्टेंस नीचे, ये हो गया। ये पूरा का पूरा जो Q है, कैपिटल Q, सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इतना, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आप एक पॉइंट पर मान सकते हैं।
फॉर गेटिंग फील्ड आउटसाइड दिस स्फीयर। और इसी तरह से ये जो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है इसको आप एक अलग पॉइंट के ऊपर मान सकते हैं -q। तो ये हमारा अगर r डिस्टेंस का स्फीयर ऐसा था और इसके बाहर के किसी पॉइंट के लिए यहां मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक डाइपोल बन गया। और चूंकि d बहुत छोटा है और कैपिटल R बहुत बड़ा है तो बाहर का कोई भी पॉइंट होगा तो डाइपोल में जो हम कहते हैं दूर के पॉइंट्स के लिए वो दूर के पॉइंट्स वाले फार्मूले हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डाइपोल मोमेंट कितना है इसका P, वो है ये Q इंटू डी, ये पूरा का पूरा Q इंटू डी, यानी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो नॉट और इंटू डी, और रो नॉट इंटू डी ये जो है ये सिग्मा नॉट है। तो 4/3 पाई R क्यूब सिग्मा नॉट, हमारे इस केस के अंदर में हम कैपिटल P नॉट लिख देंगे उसको, ये इतना इसका डाइपोल मोमेंट हो गया 4/3 पाई R क्यूब और रो नॉट डी की जगह सिग्मा नॉट। तो इतना डाइपोल मोमेंट का एक डाइपोल यहाँ पड़ा है। तो इस पर वापस आ जाते हैं हमारे ये बाहर के पॉइंट्स के लिए। फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक, उसके लिए अगर हम सोचते हैं तो ये हमारा स्फीयर है और यहाँ पर हमारे पास एक डाइपोल है। और डाइपोल कैसा है, डाइपोल मोमेंट हमारा ऐसे है, ऐसा डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसा डाइपोल मोमेंट है। नेगेटिव चार्जेस इधर, पॉजिटिव चार्जेस इधर, तो डाइपोल मोमेंट इधर होना ही चाहिए। और वो डाइपोल मोमेंट कितना है, तो वो डाइपोल मोमेंट इतना है, P इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब P नॉट इन के कैप डायरेक्शन। ये नेगेटिव चार्जेस इधर आए हैं, पॉजिटिव चार्जेस इधर आए हैं, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, के कैप। और इसके कारण जो आप सूत्र जानते हैं, ऐसा डाइपोल अगर ओरिजिन पर रखा जाए z डायरेक्शन के अंदर में उसका डाइपोल मोमेंट हो और आप उसके कारण से कहीं पे फील्ड चाहते हैं और ये अगर एंगल थीटा है तो वो सूत्र आपको ध्यान होगा, E बराबर P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, छोटा R क्यूब। अब ये है छोटा R, यहाँ से यहाँ तक देखने में छोटा है, वैल्यू में बड़ा है, कैपिटल R से भी बड़ा है। और इनटू 2 cos थीटा थीटा कैप प्लस साइन थीटा R कैप यहाँ और प्लस साइन थीटा थीटा कैप यहाँ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के कारण से कहीं पर। R कैप थीटा कैप आपको पता है, ये सेंटर है, यहाँ से ये यहाँ पर हम हैं, इसी डायरेक्शन में बढ़ जाइए, यूनिट वेक्टर बना लीजिए तो वो R कैप है। और ये थीटा है, थीटा बढ़ने की जो दिशा है वो थीटा कैप है इस फिगर में ऐसा। तो जो R कैप कंपोनेंट है वो इतना, जो थीटा कैप कंपोनेंट है वो इतना, और उसका जो रिजल्टेंट मिला करके है वो ऐसा कुछ डाइपोल जिधर भी आ जाए, दोनों का रिजल्टेंट मिलके अलग अलग थीटा पर अलग अलग। तो ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप फील्ड लाइंस सोचिए तो ऐसे डाइपोल की लाइंस क्या होती हैं, ऐसे डाइपोल की लाइंस इस प्रकार से होती है, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है, इसी तरह से दूसरे साइड में ऐसे ऐसे करके इसके डाइपोल की लाइंस हुआ करती है। तो भीतर में जो लाइंस है वो सब मिटा दीजिए, ये सूत्र केवल बाहर के लिए है। भीतर में अगर कोई इस प्रकार की लाइन पड़ गई है तो उसको मिटा दीजिए, गलत बात है, ये यहाँ पर नहीं है। अंदर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी लाइनें ये बनी हुई हैं, लेकिन बाहर में यही लाइनें हैं, बाहर में यही लाइनें हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सही लाइनें हैं। ये बाहर की जो लाइनें दिख रही हैं ये सब सही लाइनें हैं ऐसा। तो यहाँ पर इधर ऐसे और यहाँ पर इधर ऐसे, इस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से होता है। क्या हो अगर डाइलेक्ट्रिक के भीतर कैविटी हो, डाइलेक्ट्रिक के भीतर अगर खाली जगह हो,
तब क्या हो। तो हम थोड़ी जगह बना लें पहले, तो अलग से कुछ नहीं करना है, वही हमारे सिग्मा बी के जो सूत्र हैं वही इस्तेमाल होंगे। कैविटी के अंदर खाली जगह है, रो भी तो हो ही नहीं सकता। अगर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है और उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर में यहाँ पर कहीं पर कैविटी है, खाली जगह है, ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे मटेरियल है, तो यहाँ पे कैविटी के अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होने का तो सवाल ही नहीं है, तो खाली जगह है। लेकिन हाँ, ये सरफेस ज़रूर है, तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा बी की बात ज़रूर कर सकते हैं, और वो सिग्मा बी वैसे ही मिलने वाला है, पी डॉट एन कैप ऐसे ही मिलने वाला है। ये समझ लीजिए कि जिस तरह से इस डाइलेक्ट्रिक का यहाँ सरफेस है, यहाँ सरफेस है, उसी तरह इस डाइलेक्ट्रिक का यहाँ भी सरफेस है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी हो, तो हम कहते हैं यहाँ भाई पोलराइजेशन देख लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में, जस्ट एट द सरफेस, जस्ट बिलो द सरफेस कितना है, तो वो P देखते हैं कि कितना है, तो कुछ पता चलता है, अच्छा P इतना है। और फिर कहते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दो, किधर, जो इधर खाली जगह है, जहाँ डाइलेक्ट्रिक आकर के यहाँ ख़त्म हो गया। डाइलेक्ट्रिक के भीतर नहीं घुसना है, उसे बाहर की तरफ एन डालना है, ऐसा। वही काम यहाँ करना है। अगर यहाँ पहुँच गए तो जस्ट इस सरफेस के पहले देख लीजिए कि पोलराइजेशन किधर है, कितना है, तो ये पोलराइजेशन है यहाँ पे। और फिर नॉर्मल यूनिट वेक्टर करना है, तो इसके इस सरफेस के ऊपर, यहाँ जो ये सरफेस बनी हुई है, इस सरफेस के ऊपर हमें नॉर्मल डालना होगा। और किधर डालना होगा, कैविटी के साइड में डालना होगा, कैविटी के साइड में। डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं घुसाना है नॉर्मल को, हमेशा डाइलेक्ट्रिक से बाहर निकालना है। और ये पी डॉट एन जो करेंगे उसी से हमें सिग्मा भी मिलेगा। तो जैसे अगर हमारा मान लीजिए कि एक सिलिंड्रिकल डाइलेक्ट्रिक हो, मान लें एक सिलिंड्रिकल डाइलेक्ट्रिक है, यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड, P इज इक्वल टू पी नॉट के कैप, ऐसा भी जगह। लेकिन इसके अंदर में एक सिलिंड्रिकल ऐसा कैविटी है, ये बीच में कैविटी है, खाली जगह है। तो अब अगर ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जो कि जहां मटेरियल है वहां ये पोलराइजेशन है, और जहां मटेरियल ही नहीं है वहां तो पोलराइजेशन का सवाल नहीं है, तो वैसी हालत में कहां कहां इसमें बाउंड चार्ज दिखेंगे। तो अब इसमें देखिए क्या क्या सरफेसेस हैं। ये सरफेस है टॉप सरफेस, इसके पहले इधर डाइलेक्ट्रिक है, इधर नहीं है। फिर ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, इसके इधर डाइलेक्ट्रिक है और इधर डाइलेक्ट्रिक नहीं है। फिर ये बॉटम सरफेस है, ये तीन सरफेसेस तो ये दिख रही हैं। और इस डाइलेक्ट्रिक में अगर चलते हैं तो ये भी सरफेस है, ये भी सर, यहाँ आके भी डाइलेक्ट्रिक खत्म हो गया है, इधर खाली जगह आ गई है। ये भी सरफेस है, ये बॉटम सरफेस, ये कैविटी का जो बॉटम सरफेस है वो भी इस डाइलेक्ट्रिक का सरफेस है। और ये वाला जो कर्व सरफेस है ये भी इसका सरफेस है। तो 6 सरफेसेस है, और सभी 6 जगह आपको ये बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल सकती है। तो हर जगह आप देखिए P कितना है, तो P तो हमेशा आपको इतना मिलेगा। और एन कैप, ये एन कैप हर जगह अलग अलग मिलेगा। यहाँ अगर एन कैप आपको देखना है इस सरफेस पे, तो वो ऐसा एन कैप मिलेगा। यहाँ अगर देखना है तो वो ऐसा एन कैप मिलेगा। और यहाँ अगर देखना है, इधर डाइलेक्ट्रिक है और इधर नहीं है, तो ये एन कैप मिलेगा इस सरफेस पे। और यहाँ अगर देखना है तो इधर डाइलेक्ट्रिक है और इधर नहीं है, तो ये एन कैप मिलेगा। कर्व सरफेस पे अगर देखना है तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर ऐसा आपको मिलेगा एन कैप। इसके ये जो अंदर वाली इसकी जो सरफेस है, यहाँ पर भी अगर आपको देखना है तो वहाँ भी जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, और इसमें एम्प्टी वाले साइड में ऐसा, ये आपको एन कैप मिलेगा। तो सभी जगह अगर आप ये निकाल करके देखेंगे तो दोनों कर्व सरफेस पे ये जो दोनों नॉर्मल हैं उनके साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा, क्योंकि हमने z डायरेक्शन में ये पोलराइजेशन लिया हुआ है और ये ऐसे एक्सियल है, तो 90 डिग्रीज बनेगा, वहाँ पे 0 होगा। केवल फ्लैट सरफेसेस पर आएंगे, 4 फ्लैट सरफेसेस हैं। यहाँ देख लीजिए
तो सेम डायरेक्शन में है पी नॉट, यहाँ देख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस पी नॉट, यहाँ देख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में है, ये डाइलेक्ट्रिक है, इधर P है इधर N है तो माइनस पी नॉट यहाँ पे, और यहाँ देखिए जिधर N कैप है उधर ही पोलराइजेशन भी है तो प्लस पी नॉट यहाँ पे। तो ऐसे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। तो जब कैविटीज़ होती हैं तो इस तरह से हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। एक टर्म हम और इंट्रोड्यूस करेंगे, लीनियर डाइलेक्ट्रिक। अभी तक हमने ये किया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक में। तो ऐसे अगर मटेरियल हैं जिसमें जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में है और उसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा ये पोलराइजेशन है, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट और काई ई, और जो काई ई है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये नाम है इसका। और ऐसे जो मटेरियल होते हैं, सभी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ मटेरियल होंगे जिसमें ऐसा होता है, जिसमें कि पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। ऐसे मटेरियल्स के लिए हम ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इतनी आसानी से डिफाइन कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको और अलग ढंग से डिफाइन करना होता है टेंसर वगैरह के फॉर्म में, और इस प्रकार के मटेरियल लीनियर डाइलेक्ट्रिक कहे जाते हैं। तो हम लोग साधारणतः जो काम करेंगे इस कोर्स के अंदर में, अमूमन हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग लीनियर डाइलेक्ट्रिक में ही काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं भी होता है। जैसे बेरियम टाइटनेट है, बेरियम टाइटनेट जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर या थोड़ा सा हाई जाए वहाँ तक भी ऐसा डाइलेक्ट्रिक है कि इसमें डोमेन्स होते हैं, ऐसे डोमेन्स होते हैं इसके अंदर में। और जैसे आप फेरो मैग्नेटिक जानते हैं उसी तरह से ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। अगर एक बार आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के पोलराइज कर दिया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लीजिए तो भी उसमें पोलराइजेशन बना रहता है, जैसे परमानेंट मैग्नेट होता है। और नहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो डोमेन्स हैं ये सारे, यहाँ पे पोलराइजेशन एक प्रकार के हैं, यहाँ पोलराइजेशन दूसरे प्रकार के हैं, बीच में डोमेन वॉल है एंड सो ऑन। ये लीनियर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और इसमें जो पोलराइजेशन है वो हिस्ट्री पर डिपेंड कर रहा है कि उसके पहले कहाँ कहाँ कब कब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कैसा लगाया गया था। तो सभी मटेरियल लीनियर डाइलेक्ट्रिक नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग अपने कोर्स में सामान्यतः लीनियर डाइलेक्ट्रिक की ही चर्चा करेंगे।